हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। इस साल के लिए थीम रखी गई थी द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स। थीम आपको याद रखनी है। और ये जो दिन है इसको 1967 से शुरू किया गया था और तब से हर साल इसे IBBY यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के द्वारा मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, मतलब रीडिंग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। साथ ही जो चिल्ड्रंस की बुक होती है उस ओर लोगों का अटेंशन खींचने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो जो IBBY है इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के बेज़ल में। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। तो हर साल 2 अप्रैल को पूरे विश्व भर में ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो एक डिसऑर्डर है जिसका नाम होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर से जो भी लोग ग्रसित होते हैं, जिन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो भी पीपल्स होते हैं उनको सोशल स्किल में प्रॉब्लम आती है, उनका बिहेवियर रिपीटिव हो जाता है। उसके अलावा जो भी उनका स्पीच या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें उन्हें दिक्कतें आती हैं। वो मतलब सोशल लोगों के बीच में जाने से घबराते हैं और वो आपस में ही आत्म केंद्रित बन के रह जाते हैं। तो इसी कंडीशन को ऑटिज़म कहा जाता है और ये जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है इसी से ग्रसित लोगों के लिए इस दिन की रचना की गई। तो ये दिन को 2008 में सबसे पहली बार मनाया गया था। 2007 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने इस दिन को अडॉप्ट किया था और मनाया गया था 2008 में। और जो वर्ल्ड ऑटिज़म ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। नेक्स्ट अपडेट है, हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट। हर्षवर्धन जी ने पहली बार हुई विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो अभी हाल ही में पहली बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट हुई थी और ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी UAE में, अबू धाबी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो फाइनल पैनल का डिस्कशन हुआ था जहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि एशिया में जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बढ़ाना है, साथ ही जो वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करना है पूरे एशिया में ताकि सबको बराबरी से वैक्सीन प्राप्त हो सके। तो इसी पे फोकस जो फाइनल डिस्कशन था फाइनल पैनल का, उसी में पार्टिसिपेट किया था हर्षवर्धन जी ने। ओके, तो हुई थी ये UAE में, अबू धाबी में, जो कि कैपिटल है UAE की। प्रेसिडेंट हैं UAE के खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड 3-डे आयुर्वेदा पर्व इन भुवनेश्वर। आयुष मंत्रालय ने भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। तो अभी हाल ही में जो आयुर्वेदा है उसको प्रमोट करने के लिए, साथ ही उसको मेन स्ट्रीम बनाने के लिए, मतलब आजकल में जो प्रेजेंट में लाइफस्टाइल है लोगों में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं उसके मेन ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए ये जो 3 दिवसीय आयुर्वेदा पर्व था इसका ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भुवनेश्वर में। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोलैबोरेट किया था विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ। ओके, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ कोलैबोरेट करके आयुष मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज कराया था। और कहाँ पे कराया था? भुवनेश्वर में। तो इसका मेन एम यही था कि जो आयुर्वेद है उसको पॉपुलर किया जाए पूरे विश्व भर में, साथ ही जो करंट लाइफस्टाइल की डिसीजेज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद का यूज़ किया जाए। तो आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ के जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हैं श्रीपद यसो नायक जी। और भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है कहाँ की? उड़ीसा की। ओके, और चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया गया था। ओके,
नेक्स्ट अपडेट है अम्बोली रीजन इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अम्बोली रीजन को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया है, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। ओके, और ऐसा किया क्यों गया है? तो ऐसा किया गया है इस फिश के कारण। ये एक कलरफुल फ्रेश वाटर फिश है, इसके आप देख रहे हैं, इसका नाम है सिसुस्त्रा हिरण्यकेशी। ओके, ये जो फ़िश है अभी हाल ही में वहाँ खोजी गई है और इसी के कारण जो अम्बोली रीजन है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और महाराष्ट्र में कुछ और भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं। एक है ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, दूसरा है लंडोर खोरी पार्क, एक है गणेश खिंद, एक है मिरिस्टिका स्वैम्प वेजिटेशन। ओके, तो ये 5वां बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गया है महाराष्ट्र का। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने इस साल का जो राजस्थान का स्टेट बजट आया था उस पर अनाउंस किया था चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का, और हाल ही में ये जो स्कीम है इसे लॉन्च कर दिया गया है राजस्थान में। तो इस स्कीम के लॉन्च होते ही राजस्थान भारत का पहला स्टेट बन गया है जहां पे सारे नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम है क्या एक्चुअली में? तो इस स्कीम के अंडर में जो भी राजस्थान के नागरिक हैं उनमें परिवार में जितने भी लोग हैं सबको 5 लाख रुपए तक का सालाना मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाएगा। यानी जिस तरह से आयुष्मान भारत स्कीम है उसी तरह से ये भी स्कीम है। इसमें जितने भी रेसिडेंट हैं राजस्थान के सबको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा हर साल। ओके, तो इसका यूज़ करके, इस स्कीम का यूज़ करके जो भी बेनिफिशरीज़ हैं ये कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट अपडेट है सुभाष कुमार टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ CMD ऑफ ONGC। सुभाष कुमार जी ने ONGC के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार लिया है। तो ये हैं सुभाष कुमार जी, और हाल ही में इन्होंने ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। और प्रेजेंट में ये जो ONGC है वहाँ पे फाइनेंस के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का भी कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। ओके, ये रिप्लेस करेंगे जो प्रेजेंट में CMD थे शशि शंकर जी। एक्चुअली में ये रिटायर हो गए हैं अब, तो इनकी जगह अब सुभाष कुमार जी कार्यभार संभालेंगे CMD का। ONGC का हेडक्वार्टर है दिल्ली के वसंत कुंज में और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट अपडेट है मुखमीत एस भाटिया टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। मुखमीत एस भाटिया जी ने ESIC के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो ये हैं मुखमीत एस भाटिया, और हाल ही में ये ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। ओके, नाम याद रखिएगा, मुखमीत एस भाटिया। और ये जो ESIC है ये एक स्टैच्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नेपालीज ₹800 करोड़ फाइनेंशियल एड टू नेपाल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो हाल ही में जो भारत की एम्बेसी है नेपाल में उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो भारत की सरकार है, उन्होंने नेपाल का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथिंग करने के लिए, मतलब उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए वहाँ पे 800 करोड़ नेपाली रुपीस का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नेपाल के तेराई रीजन में डेवलप किया जाएगा। और बात करते हैं एम्बेसी की नेपाल में, तो भारत के एम्बेसडर हैं नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। और ये जो हेल्प दी जा रही है, फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है, ये एक MOU के तहत दिया जा रहा है और इसमें नेपाल ने लगभग 10 प्रायोरिटी रोड्स को सेलेक्ट किया है जो कि इस फंडिंग के अंदर में डेवलप की जाएंगी। ओके, नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट अपडेट है मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड क्रूज शिप सर्विस बिटवीन सूरत एंड दीव। मनसुख मांडविया जी ने सूरत और दीव के बीच क्रूज जहाज सेवा का उद्घाटन किया है।
तो मनसुख मांडविया जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के, और इन्होंने अभी हाल ही में गुजरात के सूरत से दीव के बीच में क्रूज शिप सर्विस का इनॉग्रेशन किया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये है वो क्रूज शिप जो चलेगी सूरत और दीव के बीच में। तो ये जो सर्विस है, इसको सूरत के हजीरा पोर्ट से झंडी दिखाई गई है और ये दीव जाएगी। तो ये जो क्रूज़ सर्विस है, ये हफ्ते में 2 ट्रिप लगाएगी, दोनों साइड से एक एक बार, और इसका जो टाइम होगा ट्रिप का, ये 13 से 14 घंटे तक का होगा। और जो कॉस्ट आएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट होगा 900 रुपये का। इसमें 300 पैसेंजर्स की जगह होगी, जो कि 16 कैबिन्स के अंदर एकोमोडेट किए जाएंगे, याद रखिएगा। और ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा किया गया है ताकि सूरत और दीव के बीच में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जाए, साथ ही टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले, और जो आइलैंड है उनको भारत के मेनलैंड से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना 2021 इन बांग्लादेश। भारतीय सेना बांग्लादेश में होने वाले सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 में भाग लेगी। तो एक्सरसाइज का आपको नाम याद रखना है, शांतिर उग्रसेना 2021। ओके, ये एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, यानी एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा यहाँ पे जो मिलिट्री हैं अलग अलग देशों की, वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये बांग्लादेश में होगी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। इसके लिए थीम रखी गई है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और इसे ऑर्गेनाइज़ क्यों कराया जा रहा है? तो जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, उनके याद में, उनको कोमेमोरेट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश के आज़ादी के जो 50 साल पूरे हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। तो क्योंकि ये मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे भारत की आर्मी रहेंगी, ओके। उसके अलावा भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की आर्मी भी पार्टिसिपेट करेंगी। उसके अलावा यूएसए, यूके, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर भी इस एक्सरसाइज को अटेंड करेंगे, और यहाँ पे वो सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में अटेंड करेंगे इस एक्सरसाइज को। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है, रजनीकांत विल बी ऑनर्ड विद 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। रजनीकांत जी को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं रजनीकांत जी, इन्हें तो आप जानते होंगे, लेजेंडरी एक्टर हैं भारत के ये। और हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि 2019 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, यानी 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये दिया जाएगा रजनीकांत जी को। और इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है बॉलीवुड में या इंडिया के सिनेमा में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। और जो रजनीकांत जी हैं, इन्हें पास्ट में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती है, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।